डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास का दूसरा चैप्टर का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें है सविनय अवज्ञा की ओर। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1921 में और फिर वह धीरे धीरे गांव, शहर और बगानों तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे एक ऐसे समर्थक में पहुंच जाता है जो जलियांवाला बाग का कांड करा देता है। और इसी ही घटना को देखते हुए फिर क्या करते हैं, महात्मा गांधी उसे वापस लेने का फैसला कर लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे क्या होता है। कहा कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, यानी कि जो आंदोलन था वह हिंसक, यानी कि लोगों को दुख पहुंचाता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। यानी कि जो उनके साथ सत्याग्रही लड़ने वाले थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजधानी में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। यानी कि सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद के राजनीति में फिर से वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही भीतर स्वराज यानी कि अपना राज पार्टी का गठन कर डाला। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। और पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। यानी विश्वव्यापी यानी कि पूरे विश्व में व्याप्त जो आर्थिक मंदी थी, जैसे इस समय चल रहा है, यानी कि इस समय लॉकडाउन के हिसाब से यानी कि पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, तो इस समय पूरे विश्व में हो सकता है आर्थिक मंदी आ जाए। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी ही हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। यानी कि जो कृषि उत्पाद थे, जो भी अन्न उत्पादित थे किसानों द्वारा, उसकी जो मांग थी वह बहुत कम हो गई और निर्यात जो बाहर जाने वाले अनाज थे उनकी भी मात्रा कम होने लगा। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। यानी कि वो बेच भी नहीं सकते थे और बेचेंगे तभी तो लगान चुकाएंगे, तो ये दोनों क्या हुआ, भारी पड़ने लगा। और 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगी। कहा कि इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए। इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देते थे। और इस आयोग ने एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे क्या थे, अंग्रेज जी। किसमें, साइमन में। कहा कि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि अब भारत से जाओ, कब, 1928 में, के नारों से किया गया। और कांग्रेस और मुस्लिम सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। यानी कि जो अब अंग्रेज 1928 में साइमन कमीशन का एक ग्रुप बना करके भारत पहुंचे तो उन्होंने तुरंत वहां के जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उन्हें नारा लगाते हुए कि है साइमन कमीशन अब वापस जाओ, यानी कि तुम्हारा भारत में कोई काम नहीं है, जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो 1928 में उसे वापस कब भेजा, तुरंत नारा साइमन कमीशन वापस जाओ नारा कब लगा, तो 1928 में। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल
सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा और उदारवादी, यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, कब 1931 में ही हुआ था। करक उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता ही जा रहा था और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिनिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को इम्पोर्टेंट लाइन है। और उस दिन से लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेते गए, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पहला हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसी दिन से लोग अभी पूर्ण रूप से हमारा जो भारत है वो आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से स्वराज के लिए संघर्ष के लोग शपथ लेते रहे। और इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया और स्वतंत्रता के इस अमूल्य विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ही ढूंढना था। फिर अब असहयोग आंदोलन शुरू किया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर उन्होंने दूसरा कदम उठाया, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहा कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। उन्हें लगता था कि कोई किसी काम से अगर इकट्ठा ना हो तो नमक ही एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को एकजुट कर सकता है। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा, जो उसमें का गवर्नर जनरल था, 31 जनवरी 1930 को। और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी, यानी कि विभिन्न वर्गों से जुड़ी थी। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, यानी कि जो 11 मांग लिखे थे वह सभी के लिए था, चाहे छोटे से बड़े, यानी कि सभी के लिए था, ताकि सभी लोग इससे जुड़ जाएं। और इन सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में था, यानी कि उस समय नमक कर लगता था, यानी कि नमक खाने के लिए भी हमें लगान चुकाना पड़ता था। तो इसीलिए कहा कि नमक से सभी लोग जुड़े हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच जाति पात का भेदभाव नहीं है और सभी लोग जुड़े हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नमक कर को खत्म करने की मांग रखनी चाहिए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारादारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी कि चेतावनी की तरह थे। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी, और इनमें झुकने को तैयार नहीं था, यानी कि जो उस समय का गवर्नर जनरल था वह झुकने के लिए तैयार नहीं था, उनकी मांग मांगने के लिए तैयार नहीं था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्व वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दिया। अपने 78 साथियों के साथ, यानी कि जो उनके विश्वास पात्र साथी थे, उनको लेकर के उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी यात्रा गुजराती तटी कस्बे में जाकर के खत्म होती थी। गांधी जी की टोली में 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया जाता था, यानी कि जो उनके 78 लोगों की टोली थी वह हर दिन यानी कि 24 दिन हर रोज लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते, और इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट कर दिया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण
शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना न माने। और 6 अप्रैल को वह डांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और यह असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, इस बारे में लोगों का न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया था। यानी कि पहले असहयोग आंदोलन चलाया कि जो भी सरकारी अंग्रेज के सरकारी पद पे जो भी है उसे सहयोग न करे। यहाँ पे चित्र दिखाया भी गया है डांडी मार्च, डांडी यात्रा या डांडी मार्च, यानी कि मार्च में ही हुआ था, इसीलिए इसको डांडी मार्च कहा। करा कि नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। करा कि हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। जब आंदोलन फैलने लगा तो जो विदेशी कपड़े लोग पहन रहे थे उसको भी लोग बहिष्कार कर दिए, उसका त्याग कर दिए, उसको जला डाला। शराब की दुकानें की पिकेंडिंग होने लगी, यानी कि समाप्त किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी थे अंग्रेज के द्वारा उन्हें इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे, यानी कि लोगों को वन में घुसने की इजाजत नहीं थी, फिर भी लोग जबरन क्या है घुसने लगे। करा कि इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव होने लगा। और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित सामजी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, महात्मा गांधी के समर्पित अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर गई और बहुत सारे लोग मारे भी गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले भी शुरू कर दिए। यानी कि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया तो उनके द्वारा जो लोग थे जगह जगह पे हमला करना शुरू कर दिया। भयभीत सरकार ने निर्मम, यानी कि जो भयभीत सरकार थी वो बिना ममता से दमन का रास्ता अपनाने लगी और शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मार पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पे दस्तखत कर दिए कि इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने से अपनी सहमति व्यक्त कर दी। यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया करा कि सत्याग्रही पे हमला करती पुलिस 1930 में। और फिर गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। और दिसंबर 1931 के सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्होंने निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार के नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और सभाओं और प्रदर्शन बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया और साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उनकी गति भी मंद पड़ने लगी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा 1 साल तक चला और फिर वह मंद पड़ने यानी कि धीमा पड़ने लगा। फिर करा कि आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया। फिर करा कि गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात में के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन के सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और भी गिरती चली गई और वे बहुत ही परेशान हो गए। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी, जो उनकी नगद आय थी वो खत्म होने लगी,
तो सरकार लगान चुकाना नामुमकिन नहीं समझती थी। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी और चारों तरफ असंतोष ही था। संपन्न किसान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया और उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर कर दिया और उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो बड़ी निराशा हुई और फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ और बहुत से उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। यानी कि आंदोलन मन पड़ता था और फिर से शुरू होता था। इस वजह से कुछ लोगों का उसमें मन नहीं लगा और वो आंदोलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिए। फिर कहा कि गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनसे बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पे जो जमीन लेकर खेती कर रहे थे वो महामंदी की लंबी खींची और नकदी आमदनी के गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों का मतलब जो भूस्वामियों से जमींदारों से जो उनसे जमीन लेकर के खेती करते थे उनका किराया चुकाना मुश्किल हो जाता था। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी और इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहते थे। इस तरीके से हमने सविनय आंदोलन देखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।